राजनीति में याददाश्त बहुत छोटी और कम अवधि की होती है, इसलिए आपको याद दिलाना ज़रूरी है। 2016 में प्रधानमंत्री उन्हें भ्रष्टाचार का चेहरा बता रहे थे। आज शुभेंदु अधिकारी मंच पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए दिखाई देते हैं। आपको याद तो होगा ही कि शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली में एक सिख आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहकर संबोधित किया था। शुभेंदु अधिकारी जिस वक्त शपथ लेने जा रहे थे, उसी वक्त जस्टिस टीएस शिवज्ञानम, जो पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने अचानक निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते हुए प्रधानमंत्री उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए जहां शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे जे कोनो विषय जहां आमार विवेचनार जन्य आनीत हইবে। शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक का नाम भी शामिल है। इस तरह शुभेंदु अधिकारी छात्र जीवन में कांग्रेस, बाद में तृणमूल कांग्रेस और 2020 में बीजेपी में शामिल होकर आज उस कुर्सी तक पहुंच गए हैं जिसकी लालसा राजनीति में आने के बाद हर नेता को कायदे से होती ही है। राजनीति में याददाश्त बहुत छोटी और कम अवधि की होती है, इसलिए आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जिसके बारे में बीजेपी ने ही नारदा स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो दिखाकर कहा था कि कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए नेताओं को जनता माफ नहीं करे। बताइए, कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री उन्हें भ्रष्टाचार का चेहरा बता रहे थे। आज शुभेंदु अधिकारी मंच पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बंगाल के नए मुख्यमंत्री के बारे में और करीब से जानना चाहिए। आपको याद तो होगा ही कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की धमकी ये कहते हुए दे चुके हैं कि उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। आपको याद तो होगा ही कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री पर 25 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, दंगा फैलाना, यौन उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले भी शामिल हैं। आपको याद तो होगा ही कि नंदीग्राम जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि वो सिर्फ नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए ही काम करेंगे। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। आपको याद तो होगा ही कि शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली में एक सिख आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहकर संबोधित किया था। आपको याद तो होगा ही कि सड़क निर्माण को लेकर जब गांव वालों ने शुभेंदु अधिकारी को घेरा था, तब वो मुसलमानों से ये कहते हुए चलते बने थे कि उन्हें धर्म परिवर्तन करना होगा, तभी वो उनके लिए काम करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जिस वक्त शपथ लेने जा रहे थे, उसी वक्त ये खबरें भी सामने आती है कि जस्टिस टीएस शिवज्ञानम, जो पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने अचानक निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। बताइए, राजनीति में सब कुछ निजी नहीं होता, बहुत कुछ सार्वजनिक भी होता है। यह इस्तीफा उस वक्त आया है जब चुनाव बाद भी एसआईआर की प्रक्रिया और उसके प्रभावों पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। बंगाल चुनाव के दौरान 34 लाख लोगों ने अपना मताधिकार वापस पाने के लिए अपील दाखिल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो इन अपीलों को देखें और ये तय करे कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन्हें वापस वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। टीएस शिवज्ञानम उन्हीं 19 जजों में से एक थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस शिवज्ञानम ने 5 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच मामलों की सुनवाई की और पाया कांग्रेस उम्मीदवार मोताब शेख का, जिनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था,
जब मामला जस्टिस शिवज्ञानम के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि मोताब शेख के पास पासपोर्ट और अन्य वैध दस्तावेज मौजूद थे, यानी उनका नाम नहीं हटाया जाना चाहिए था, फिर भी हटाया गया। जज ने उनका नाम वापस जोड़ने का आदेश दिया। मोताब शेख चुनाव लड़े और फरक्का सीट से चुनाव जीत गए। अब आप सोचिए कि अगर एक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार का नाम भी गलत तरीके से हटाया जा सकता है तो आम लोगों के साथ क्या हुआ होगा। जस्टिस शिवज्ञानम ने अकेले 1717 मामलों में नागरिकों के पक्ष में फैसला सुनाया और चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मतदान से पहले सिर्फ 1607 लोगों के नाम ही दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे। तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि बाकी 18 जजों ने कितने मामलों की सुनवाई आखिर की और उसमें से कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए। क्या उन सभी के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए थे? इतने संवेदनशील चुनावी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा एक जज अगर अचानक इस्तीफा देता है तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि यह पूरी प्रक्रिया आखिर कितनी पारदर्शी थी? पूछा जाना चाहिए। ये सारे सवाल मैं कल भी पूछ रहा था और आज भी पूछ रहा हूं। सवाल किसी भी पार्टी के जीत या हार का नहीं है। सवाल है कि जिस प्रक्रिया के तहत 27 लाख लोगों से उनका मताधिकार छीन लिया गया, आखिर वो प्रक्रिया क्यों बार बार सवालों के घेरों में आती रही है? और ये सवाल पूछा जाना चाहिए आगे तक। चुनाव आयोग ने फिलहाल जस्टिस शिवज्ञानम के इस्तीफे को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये तो पूछा ही जाना चाहिए कि उनका इस्तीफा सच में निजी है या मामला दरअसल कुछ और है। देखते रहिए विटी चोखा। शुक्रिया।